नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है न्यूरो समाधान चैनल पे, जिसमें हम लोग हमारे आजकल मेडिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको, हमारे व्यूअर्स को सबसे सिंपल भाषा के अंदर न्यूरोलॉजिकल, नॉन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिले, जिससे हमारा समाज काफ़ी जागरूक हो पाए। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉमा। कॉमा क्या होता है? मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉमा के ऊपर कि कॉमा क्या होता है, क्यों होता है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं और इसका क्या बचाव है। तो सबसे पहले, कॉमा एक दिमागी स्थिति होती है जिसके अंदर पेशेंट बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। अब ये कॉमा दो तरीके का होता है, एक होता है सेमी कॉमा और एक होता है कंप्लीट कॉमा। सेमी कॉमा मतलब अर्ध बेहोशी, कि पेशेंट होश में रहता है लेकिन बेसुध सा रहता है। इसका मतलब क्या? अगर हम उसको कोई भी पेन स्टिमुलस देते हैं, जैसे अगर हमने उसको कोई भी चूटी निकाली या फिर कोई भी हमने उसको पेनफुल स्टिमुलस दिया, इंजेक्शन लगाया आईएम, तो वो उसको दर्द महसूस कर पाता है, तो उसको हम लोग सेमी कॉमा स्टेट के अंदर लेबल किया जाता है। जब मरीज इस स्थिति से आगे निकल जाता है, अगर हम उसको काफ़ी पेन भी देते हैं, उसको कोई भी हम लोग स्टिमुलस देते हैं, लाइट का, फिजिकल का, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसको हम लोग कंप्लीट कॉमा की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम उसमें बात करेंगे कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो कॉमाटोज पेशेंट्स इतने सीवियर स्थिति में चले जाते हैं कि उनको सांस की नली की जरूरत भी पड़ती है, जिसको हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं आम भाषा के अंदर। तो जो कॉमाटोज पेशेंट होते हैं, अक्सर उनको वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। कई बार पेशेंट्स को बीपी काफ़ी कम रहता है, तो बीपी सपोर्ट के लिए भी उसकी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। और सेमी कॉमाटोज पेशेंट जो होते हैं, उनको कई बार वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, बीपी उनका मेंटेन रहता है। तो ये इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है कि कौन सेमी कॉमा में जाएगा, कौन कॉमाटोज में जाएगा? तो में बहुत सारे कारण रहते हैं, तो उन कारणों के बारे में आज बात करेंगे। तो रीजन सबसे पहले कॉमा में जाने के लिए, वो सबसे हम लोग कॉमन देखते हैं, वो आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। बहुत सारे हमारे बाइकर्स होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, बहुत हार्श ड्राइविंग करते हैं। उसके लिए मैं बहुत अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉमा में पेशेंट कारण क्या आता है कि जिसमें वो चले जाते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हम लोग इंडिया में काफ़ी कॉमन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बहुत कम फॉलो होते हैं और हमारे राइडर्स जो होते हैं वो एकदम बिल्कुल बिना निर्भीक तरीके से सड़कों पे चलाते हैं और अक्सर ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से उनके सर पे चोट लगती है और पेशेंट कॉमाटोज में चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है, अगर बड़ा ब्लीडिंग हो गई, हेमरेजिक स्ट्रोक है या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक है, बड़ी नस बंद हो गई है, तो दिमाग का करीब करीब 2/3 हिस्से से ज़्यादा अगर नस फटने से या फिर नस बंद होने से अगर इंजरी है, तो पेशेंट कॉमाटोज में जा सकता है। तीसरा कारण जो हम लोग देखते हैं वो आता है मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिक कॉजेज में क्या? अगर किसी का किडनी डिसफंक्शन है, किडनी जो हमारा यूरिन बनाती है, जहरीले पदार्थ बाहर निकालती है, या फिर लीवर डिसफंक्शन है, लीवर वाले डिजीज़ हैं, जो क्रॉनिक अल्कोहल वाले पेशेंट होते हैं जिनका लीवर डैमेज हो जाता है, वो बहुत ही गंदे तरीके से अगर डैमेज हो चुका है, बहुत ही हाई लेवल पे डैमेज हो चुका है कि वो जहरीली गैस निकाल ही नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से वो कॉमाटोज हो सकते हैं। दूसरे कारणों के अंदर लोग देखते हैं, अगर किसी का शुगर बहुत ही कम है या फिर शुगर बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके अंदर भी कॉमा का एक कारण हो सकता है। कई बार सोडियम बहुत कम होने की वजह से, सोडियम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, थायराइड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि वो कॉमा में जा चुके होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, देखते हैं कि केयर गिवर्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या कर पाए, हम क्या कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स को, अगर हम लोग उनको आईसीयू से निकाल के घर पे लेके गए हैं। क्योंकि जब आईसीयू में रहते हैं, जैसे हम लोग आईसीयू के अंदर मॉनिटर लगा के रखते हैं, तो मैं मेरे सारे केयर गिवर्स को बोलता हूँ कि अगर पेशेंट कॉमाटोज में है या सेमी कॉमा में है, तो एक पायरोमीटर आता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन का लेवल देख पाते हैं, पल्स का देख पाते हैं। तो कोविड के अंदर वो बहुत ऑक्सीमीटर जो होता है, बहुत ही काम की चीज़ नज़र आई है, तो वो आप लगा के रखें और उसके अंदर पल्स और सैचुरेशन को लगातार मॉनिटर करें। अगर जैसे ही सैचुरेशन फॉल हो, तो वो आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे। बाकी आईसीयू के अंदर रेगुलर जो ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं, वेंटिलेटर पे रहता है पेशेंट या फिर ऑक्सीजन सप्लाई पे रहता है, तो ऑक्सीजन के अंदर जो स्टाफ होते हैं आईसीयू के अंदर, वो उनका टेक केयर कर लेते हैं। बाकी जो कॉमाटोज वाले पेशेंट्स होते हैं, वो खुद से कभी भी करवट नहीं ले पाते, तो उसके लिए रेगुलर आपको उनको हर 1 घंटे, हर पौन घंटे या फिर आधे घंटे के अंदर रेगुलर करवट दिलवाइए, जिससे बेड सोर होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बाकी तीसरा जो कारण जो हम लोग देखते हैं कि टेक केयर करने के लिए, वो रहता है कि आप उनकी डाइट पे ध्यान रखें।
क्योंकि न्यूट्रिशन का उनको रिक्वायरमेंट पड़ता है, उनका हार्ट भी काम कर रहा है, उनका ब्रेन कम काम कर रहा है, लेकिन लीवर किडनी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सब ऑर्गन्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो हमें न्यूट्रिशन पे काफ़ी फोकस करना है। अब न्यूट्रिशन कोमाटोज पेशेंट मुंह से नहीं ले पाता, तो उसके लिए हम लोग एनजी ट्यूब डालते हैं, नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब, जो सीधा हमारे पेट के अंदर उस खाने को लेके जाती है और बाहर से हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं और उससे पेशेंट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप न्यूट्रिशन किसी भी डाइटिशियन से मिल लीजिए और अपना एक डाइट प्लान बनाइए जिससे आप उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। फिर हम लोग शिफ्ट होते हैं कि पेशेंट्स को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जब लेटे रहते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैथेटराइज रहता है, तो पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है, कई बार यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है, आईसीयू के अंदर रहते हैं तो वेप होने का, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाज होने का डर रहता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो सारे अपने डॉक्टर से या फिर जो भी स्टाफ रहता है जो उनका टेक केयर कर रहा है, तो उनको आपको उत्साहित करना है कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बहुत ही टेंशन वाली सवाल पे शिफ्ट होते हैं, जो पेशेंट्स के रिलेटिव हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि ये होश में कब आएंगे। जब ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो तनाव हमारे दिमाग में भी आता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमारे पास में भी नहीं होता कि ये होश में कब आएगा। कई बार कई पेशेंट्स एक दिन में भी आ जाते हैं होश में, कई बार सालों साल वो होश में नहीं आते। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे जो माइकल शूमैकर थे, जो फार्मूला 1 रेसर थे, उनका ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो अभी तक, जब तक हमारे पास में लेटेस्ट न्यूज़ है, वो बेहोशी की अवस्था में कोमाटोज स्थिति के अंदर ही है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ कोमा जानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है इसका ड्यूरेशन, वो डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है, कि पेशेंट कोमा में गया क्यों। अगर किसी का इन्फेक्शन कोई कारण है या फिर किसी का लीवर डैमेज है उसका कारण है, तो जैसे जैसे वो चीज़ें ठीक होती हैं तो पेशेंट जल्दी होश में आ जाता है। अगर किसी का कारण है कि हेड इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है और ब्रेन इंजरी की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है, तो उसको रिकवरी होने में कई बार 1 दिन से लेके कई साल तक वो जा सकता है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी है वो सब पेशेंट्स की डिपेंड करती है उनकी रीज़न के ऊपर, उनके फिजियोथेरेपी के ऊपर, उनके रिहेबिलिटेशन के ऊपर, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके केयर गिवर के ऊपर। तो ये सब कारण है जो कोमाटोज पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं कि रिकवरी के अंदर मदद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप कोमा के बारे में आपको बताने में थोड़ा सक्षम रहा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, लोगों को जागरूक करें कि ये कोमाटोज क्या होता है और इनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो न्यूरो समाधान हमने एक सीरीज चालू करी है, ये हमारे समाज को काफ़ी सारी बीमारियों के प्रति जागरूक करने में मददगार है। थैंक यू।